हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव पायोनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर है हमारा वेक्टर के ऊपर। सेकेंड लेक्चर जो होगा हमारा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने देखा कि वो दो प्रकार की हैं, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। यानी अदिश राशि जिसे स्केलर बोलते हैं, सदिश राशि जिसे हम वेक्टर बोलते हैं, और एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसे हम बोलते हैं टेंसर। आइए अब हमें स्टार्ट करना है वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा कैसे ऑपरेट होता है, किस तरीके से हम इस फंक्शंस को और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए, वेक्टर क्या था? वेक्टर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सदिश। ठीक है, हमने सीखा था वेक्टर है सदिश। सदिश means those physical quantities which have magnitude as well as direction। मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब परिमाण भी हो, और डायरेक्शन हो मीन्स दिशा भी हो। यानी कि हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी उसे हम बोलेंगे क्या? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। स मीन्स होना, दिश मतलब दिशा, तो दिशा का होना क्या हो गया हमारे लिए? सदिश राशि हो गया। ठीक है, अब है वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एरो बनाना होता है। ठीक है, और एरो किस तरह बनाना होता है? तो हमारे एक्शन के लाइन में। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमें कोई काम अपने तरफ इस बोर्ड पे राइट की तरफ करना है, तो एरो हम राइट की तरफ बना देंगे। अगर हमें ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर की तरफ बना देंगे, और किसी खास एंगल पर रिप्रेजेंट करना है तो उसी खास एंगल पे हमारा एरो ड्रॉ करेंगे। यानी कि जिधर हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जिस तरफ हम लोग किसी कार्य को कर रहे होंगे, कोई मोशन जो उस तरफ एसोसिएट होगा, जिस डायरेक्शन से एसोसिएट होगा उस डायरेक्शन की तरफ हम एक एरो का निर्माण करेंगे। अब हर एरो में एक होता है हमारे पास हेड। तो ये क्या है हमारे लिए? हेड। और ये क्या है हमारे लिए? टेल। इसे और भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसे हम टॉप बोल सकते हैं, इसे हम बॉटम बोल सकते हैं। यानी कि इस लाइन पे लिखे तो इसे हम बोल सकते हैं टॉप और इसे हम बोल सकते हैं बॉटम। ठीक है, तो हेड और टेल हमारे लिए मोर कॉमन लैंग्वेज है यूज करना, इसलिए हम लोग ज्यादातर वक्त इसे हेड बोला करेंगे, यानी एरो वाले पार्ट को हेड बोला करेंगे, और हमारे टेल को जो कि पीछे वाला पार्ट होगा एरो का, उसे हम बोलेंगे टेल। जो टेल होता है हमारा, वो किसी चीज का इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपने किसी एक्शन को। और जो हमारा एरो होता है, यानी कि जो हमारा हेड होता है, वो होता है उस एप्लीकेशन के लिए, उस एक्शन के लिए हमारा फाइनल पार्ट। ठीक है, जैसे कोई किसी आदमी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो ए होगा हमारा इनिशियल, यानी यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे टेल, और ये है बी। अगर ये फाइनल पॉइंट है तो यहाँ पे हम बनाएंगे एरो, यानी एरो का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। यहाँ पे होगी एरो और ये होगी हमारी इनिशियल पॉइंट। इसी तरीके से हम एरो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब है वेक्टर को नोटेशन में कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एग्जांपल में जैसे हमने माना फोर्स मान लेते हैं हम लोग एक फोर्स। अब हमने देखा है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे, यानी वेक्टर को हम लोग नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि हमें उस वक्त पता चले कि भाई वो हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम फोर्स को एज ए वेक्टर लिखना चाहते हैं, अगर हम फोर्स एज ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्सर हम लोग कैपिटल एफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ, ऐसे स्मॉल एफ भी यूज किया जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल एफ मान रहे हैं। एफ से एफ लिखने से क्या पता चला? फोर्स। बट फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, कि ये नहीं पता चलेगा कि फोर्स यहाँ पे वेक्टर में को आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? एफ के ऊपर एक एरो बनाएंगे। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये है हमारे लिए एफ वेक्टर। या फिर एक दूसरा तरीका हो सकता है जब हम लोग बोल्ड लेटर में एफ यूज करें, बोल्ड लेटर में।
ठीक है। बट बोल्ड लेटर प्रैक्टिकली लिखना पॉसिबल नहीं होगा, टाइप करना अलग बात है, ठीक है ना। हम टाइप कर सकते हैं बोल्ड पे, बट लिखने में हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि एक ही जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एंड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारी जो पेजेस होते हैं वो फटने की चांसेस होती हैं। इसी वजह से प्रैक्टिकली लिखने के लिए ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट होगा हमारे लिए। तो एक तो एफ वेक्टर, ठीक है, एरो देना है। एरो का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होता है ऊपर। इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ओवरहेड एरो, ठीक है ना। और ये है हमारा बोल्ड एफ। अब जैसे कि फोर्स वेक्टर में तो हो गया, यानी कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज हो रहा होगा। जब भी हम लोग ऐसे नोटेशन को देख रहे होंगे तो वहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। यानी कि अगर मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं ऐसे, तो 2 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, ठीक है ना। तो ये है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। लेकिन अगर मैं मुझे ये ऑब्जेक्ट है और मैंने बोलना है कि यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो 2 न्यूटन मैं फ्री हूँ किसी भी तरफ लगाने से, तो फिर वहां पे हम डायरेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तब हमें उसके मैग्नीट्यूड का भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो जब हम बात करेंगे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा वो एक एफ वेक्टर को हम मॉड में लिखेंगे। इसका पूरा नाम है मॉड्यूलस, ठीक है ना। मॉड्यूलस किसी भी चीज के परिमाण को दिखाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोलते हैं। या फिर हम लोग सीधे सिंपल एफ लिखेंगे, ये होगा एफ उसका यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब इसे जब हम ऐसे लिख रहे होंगे तो हम फिर डायरेक्शन को एनालाइज नहीं कर रहे होंगे, वो बस और बस केवल परिमाण को दिखा रहा है, मीन्स वो बस मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम बोले 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो अगर 10 न्यूटन भी हमारा पॉइंट है और ईस्ट भी अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमें केवल 10 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है तो फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब ईस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा या फिर हम उस सेगमेंट में से केवल मैग्नीट्यूड को देखना चाह रहे होंगे, परिमाण को देखना चाह रहे होंगे, तो केवल ऐसे ही इसे जस्टिफाई करेंगे। अगर एक्सेलरेशन के लिए वर्ड लिखना होता तो हम स्मॉल से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर, या फिर बोल्ड में ए, या फिर ए वेक्टर का मॉड्यूलस यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर, और सिंपल ए लिख देते तो हमारा काम चल जाएगा जब हम मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होंगे तब, ठीक है। अब चलते हैं, एंगल ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। एंगल ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर, अब एंगल किसी हमेशा हम लोग दो चीजों के बीच निकालते हैं, इसमें एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तब जाके किसी एक वेक्टर को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एक सर्टेन एंगल है, तो वो एंगल, ये एक एंगल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो जस्ट एक एंगल है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट जब हम बात करेंगे एंगल ऑफ वेक्टर्स, तो वो हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में ही बनाई जा सकती है। ऐसे भी जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और ये वेक्टर एक डायरेक्शन में है, तो दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन से एक एंगल बनाया जाता है। इसी वजह से एंगल बनाने के लिए हमें कम से कम दो वेक्टर्स की जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन अब है कि जब हम हमारे पास दो सेगमेंट है, एक तो हेड है और दूसरा टेल है, तो हम लोग यहाँ पे तीन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। पहला कंडीशन होगा, मान के चलिए एक आदमी स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, फिर वो जाता है पॉइंट बी पे, फिर वो पॉइंट बी से स्टार्ट करता है और एक खास डायरेक्शन में जाता है पॉइंट सी पे। तो ए से बी तक हमारे पास एक एप्लीकेशन है और फिर बी से सी तक हमारे पास दूसरा एप्लीकेशन है। तो अगर हम इसे कोई नाम देना चाहें, ठीक है ना, कोई नाम देना चाहें तो क्या करेंगे, ए से लेके बी तक गए हैं तो हम बोल सकते हैं इसे ए बी वेक्टर, और अगर हम बी से सी पे जा रहे हैं तो इसका नाम दे सकते हैं हम लोग बी सी वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर है, इसे हम ए वेक्टर या बी वेक्टर सिंपली भी पुट कर सकते हैं, वो अपने कंसर्न यानी कि खुद समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर पार्ट है वो ये देखना है कि जो एंगल हम बना रहे हैं वो एंगल यहाँ पे बन रहा है हमारा, जहाँ पे एक हेड है अपने पास और एक टेल है, यानी कि बी सी वेक्टर का क्या है, टेल है,
और ए बी वेक्टर का क्या है हमारे पास, हेड है। क्लियर? तो कभी भी हम लोग एंगल जो होता है वो हेड से टेल का नहीं नाप सकते हैं, डायरेक्टली तो नहीं। हम लोग हमेशा वेक्टर के बीच का एंगल या तो हेड से हेड का नापेंगे या तो हम टेल से टेल का नापेंगे, कभी भी हेड और टेल का नहीं नापेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो एंगल है वो हेड और टेल के बीच में है। लेकिन अगर हम कभी सिचुएशन में हैं जहां पे हम हेड और टेल के बीच बात कर रहे हैं तो हम एक काम करेंगे, फिर हम अपने ए बी वेक्टर को इमेजिनरी रूप से आगे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है? अब यहां पर जो एंगल होगा हमारे पास इस लाइन ऑफ प्रोजेक्शन से बी सी के बीच जो एंगल होगा ये हमारा हो सकता है एंगल ऑफ वेक्टर, यानी कि जिस वेक्टर के हेड, जिस दो वेक्टर्स के कंडीशन में हेड और टेल जुड़ा होगा, ठीक है, हेड और टेल जुड़ा होगा, हेड और टेल जुड़ा होगा, उसमें हम डायरेक्ट एंगल को जो हमें दिख रहा होगा, जिससे पहले कौन सा दिख रहा था, ये दिख रहा था, तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ वेक्टर्स नहीं होगा, वो हमारा ये होगा। ठीक है ना, ये वाला थीटा। अगर मान के चलिए ये 30 डिग्री है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनती है, तो ये अगर इसे हम मान के चलिए 120 डिग्री मानते हैं तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 120। जैसे मान के चलिए ये इसके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो हमारे पास दो वेक्टर है, लेट्स से इसको सिंपल सा लिखते हैं ए वेक्टर और इसे हम लिखते हैं बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, तो हमने देखना है कि यहाँ पे हमारा हेड है और ये जो एरो है हमारा, उसका हेड यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेल होगा उसका। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस एंगल को अपना एंगल ऑफ वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं, फिर हम इस लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे आगे की तरफ, और ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा 180 डिग्री जो कि स्ट्रेट लाइन पे होता है, माइनस ये वाला 120 डिग्री, तो कितना आएगा हमारे पास, 60 डिग्री, यानी हमारा एंगल ऑफ वेक्टर्स कितना होगा यहाँ पे, 60 डिग्री। ठीक है, या हम इस दूसरे वेक्टर को बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर सकते हैं इमेजिनरी। अब ये अगर हमारे पास 60 डिग्री है तो ये भी हमारे पास कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये अपोजिट एंगल की थ्योरी से भी होगा, यानी कि जब दो वेक्टर्स, जब एक का हेड और दूसरे का टेल ज्वाइन हो रहा होगा तो दोनों वेक्टर्स में किसी को या तो हम आगे प्रोजेक्ट कर लेंगे या किसी को बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर लेंगे इमेजिनरी, और तब जो एंगल हमारे पास एक्सटेंशन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? चलिए, एक तो रही ये कंडीशन की बात। अब दूसरा क्या है हमारे पास, मान के चलिए दो टेल्स जुड़ रहे हैं, एक और ये है हमारा दूसरा। अब ये क्या है, दोनों वेक्टर्स के हेड हैं और ये क्या है, हमारा टेल है। अब ये एग्जांपल कौन सा हो सकता है, तो मान के चलिए ये फुटबॉल है। फुटबॉल में दो खिलाड़ी, एक इधर से आ रहा है और दूसरा इस तरफ से आ रहा है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में एक फुटबॉलर इधर से किक किया और दूसरा फुटबॉलर इधर से किक करे, तो फुटबॉल, ठीक है, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, वो कहीं बीच में जाएगा। ठीक है ना, तो अभी हमें एंगल देखना है, तो इन दोनों वेक्टर का जो टेल है हमारा, इन दोनों टेल्स के बीच जो एंगल बन रही है थीटा, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एंगल ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिमिलर मैनर में ही एंगल ऑफ वेक्टर्स को निकालना है, या तो टेल से टेल जुड़े या तो हेड से हेड जुड़े। ठीक है ना, हेड और टेल को अज्यूम नहीं करना है, अज्यूम कर सकते हैं, बशर्ते इसमें से एक वेक्टर को हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ देखा है, यानी कि टेल टेल का कॉम्बिनेशन ठीक है हमारे लिए, डायरेक्टली यूज करने में है। फिर हम हेड हेड को कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे ये। ठीक है ना, तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है हमारा थीटा, ये भी एंगल ऑफ वेक्टर्स हो सकता है डायरेक्टली। तो हेड टेल के वक्त प्रोजेक्ट करेंगे, टेल टेल के बीच डायरेक्टली देख सकते हैं एंगल ऑफ वेक्टर, और हेड हेड के बीच भी हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल होगा क्या, वेक्टर का एंगल। ये है दोनों क्या, टेल, ये दोनों का क्या था, हेड। क्लियर है? तो ये है हमारा एंगल ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच हम एंगल कैसे जस्टिफाई करते हैं। अब है कि वेक्टर कितने टाइप का होता है, तो है वेक्टर्स कई टाइप के होते हैं, तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे।
हर एक इंपॉर्टेंट टाइप्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर कहता है वेक्टर यानी कि सदिश राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें सबसे पहला वेक्टर है जिसे हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, नाम ही है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर में एक कॉमन पॉइंट जो हम देखते हैं वो है कि नो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन क्या है? जो एक्शन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जिस कार्य को, हम लोग जिस चीज को करना चाहते हैं, जैसे फोर्स लगाना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो वेक्टर कंडीशन है हमारे पास जिसमें हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं उसे हम एप्लीकेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो नो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक ना। अब इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, से ए, बी और सी, ठीक है। एक परेड के अंदर ये तीनों आदमी खड़े हैं और तीनों को बोला जाए कि आप इधर चलिए, आप ईस्ट की तरफ बढ़िए, ईस्ट की तरफ 2 कदम बढ़िए। तो ये भी ईस्ट की तरफ जाएगा, ये भी ईस्ट की तरफ जाएगा, ये भी ईस्ट की तरफ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लाइन पर देखें तो ये इस लाइन के ऊपर है, ये इस लाइन के ऊपर है और ये इस लाइन के ऊपर है, यानी कि तीनों का तीनों जो हमारे पास है पोजीशंस, उसका डायरेक्शन तो ईस्ट ही है। मेरा डायरेक्शन क्या है हमारे पास? ईस्ट ही है, ठीक है। ऐसे हम लोग डायरेक्शन अच्छे समझते हैं अपने ज्योग्राफिकल एक्सिस वाले पार्ट से। ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, राइट साइड में होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड में होता है हमारा वेस्ट। तो तीनों ने जाना है, ईस्ट में ही जाना है, बशर्ते अगर तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो हम देखेंगे कि तीनों का पॉइंट अलग अलग है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए के लिए है, ये पॉइंट सी के लिए, और ये पॉइंट क्या है? बी के लिए। तो फ्री वेक्टर क्या है? ये फ्री होता है एक दूसरे के कंडीशन से, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। अब मान के चलिए यहाँ पे 3 वेक्टर हम मानते हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक क्या है हमारे पास? सी वेक्टर है। अगर हम कंपेयर करना चाहें, ठीक है, तो मान के चलिए हम बोलते हैं कि एक लंबा आदमी है, अगर उसे 2 कदम चलना है तो वो थोड़ा लंबा स्टेप लेगा। सी का हाइट सबसे छोटा है, यानी वो अपना स्टेप थोड़ा छोटा लेगा। या मान लेते हैं सी एक बच्चा है, ठीक है, एक 5 साल का बच्चा है, तो उसका 2 कदम मैग्नीट्यूड में भी कम होगा। अगर एक बड़ा आदमी, एक लंबा आदमी अगर 2 कदम 1.5 फीट पे लेता है तो 3 फीट चलेगा, और बच्चा जो होगा शायद वो 1 फीट ही चले। बी शायद अगर एक नॉर्मल हाइट का आदमी है तो हो सकता है वो 2 फीट ही चले। तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे? तो अगर हम मानते हैं कि ए वेक्टर ज्यादा चलेगा तो ए वेक्टर का एरो का लाइन बड़ा होना चाहिए। अगर हम मानते हैं कि सी वेक्टर बच्चा है, छोटा चलेगा, तो इसे हम छोटा करेंगे और बी वेक्टर को हम मॉडरेट रखेंगे, इन बिटवीन। तो इससे पता चलेगा कि हाँ किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे फ्री वेक्टर बोल रहे हैं। काफी आसान है। फिर दूसरा आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या होता है? अब यहाँ पे नाम ही है लोकलाइज्ड, लोकल वर्ड से बना है लोकलाइज्ड। लोकल का मतलब होता है किसी खास पॉइंट के बारे में बात करना। जैसे कि एक आदमी अगर किसी जगह से बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट अगर मुजफ्फरपुर में है, तो अगर दिल्ली वाले किसी आदमी को, अगर मैं मुजफ्फरपुर का हूँ और एक और आदमी है जो मुजफ्फरपुर का है, हम दोनों मिलते हैं दिल्ली में, और एक तीसरा बंदा आता है जो मान के चलिए हरियाणा का है, तो वो बोलेगा कि तुम दोनों मुजफ्फरपुर के हो, ठीक है। मुजफ्फरपुर कोई छोटी सी जगह नहीं है, हो सकता है मेरे और उसके घर के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर, फिर भी उस बंदे के लिए हम दोनों कहाँ से होंगे? मुजफ्फरपुर से होंगे। तो मुजफ्फरपुर हमारा क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब नहीं है कि केवल एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग किसी एक एक्शन के बारे में, यानी कि किसी एक कंडीशन के बारे में, जो सारी चीजों को कोरिलेट करेंगे। उसी तरीके से जब कनाडा में 2 इंडियन मिलते हैं और तीसरा बंदा अगर इंग्लैंड का है, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ तुम दोनों इंडियन हो ना, तो इंडिया कोई छोटी सी जगह तो है नहीं, अब हो सकता है एक जम्मू कश्मीर का हो तो एक कन्याकुमारी का हो, तो दोनों में काफी फासला है, बट कनाडा के अंदर मिला है। और एक तीसरा बंदा है जो इंग्लैंड का है, उन्होंने क्या बोलना है कि आप दोनों इंडिया के हो, यानी यू बोथ बिलोंग्स टू द इंडिया।
ठीक है। तो अगर हम बिलोंग कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसके लिए तो क्या है कि इंडिया एक पॉइंट सेक्शन का काम कर रहा है, यानी कि उसके बोलने की जो भावना है वो है कि आप दोनों इंडियन हो। वो ये नहीं बोलने का कोशिश कर रहा है कि आप दोनों इंडिया में एक ही राज्य में, एक ही शहर के, एक ही घर में हो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट अलग अलग हो सकता है, यानी कि बोलने का मेथड अलग अलग हो सकता है। चलिए हम एक आसान सा एक कंडीशन मानते हैं। ठीक है, मान के चलिए फुटबॉल को मारना है, ये एक फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल को किक करना है, तो क्या फुटबॉल को हम यहां से किक करेंगे तो हमारा काम चलेगा? फुटबॉल में किक आएगा? नहीं। फुटबॉल में किक करना है तो फुटबॉल को ही किक करना पड़ेगा। ठीक है, ना ऊपर का किक कर सकते हैं ना उसके बगल में किक कर सकते हैं, यानी कि कहाँ करना होगा? फुटबॉल में। तो फुटबॉल क्या है? अब फुटबॉल पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? एक खास पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है फुटबॉल। तब ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर। अब फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या रिलेशन हो सकता है? तो लोकलाइज्ड वेक्टर कभी पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपना पॉइंट मिस करेगा। ठीक है ना, जैसे ये पॉइंट था तो ये ऊपर जाने पे मिस कर रहा है अपना पॉइंट, नीचे जाने पे भी अपना पॉइंट मिस कर रहा है। तो लोकलाइज्ड वेक्टर में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होता है और वो वेक्टर पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकता है। पैरेलल शिफ्ट करेगा तो हमारा एप्लीकेशन नहीं होगा, हमारे एक्शन में फर्क पड़ेगा। लेकिन फ्री वेक्टर में क्या है? फ्री वेक्टर में हम लोग आसानी से पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब तीनों बंदे को, जब ए बी और सी तीनों बंदे को अगर ईस्ट में जाना है तो तीनों के तीनों कहाँ जाएंगे? ईस्ट में जाना चाहेंगे, तो ईस्ट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वहां पे पॉइंट ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है। अगला है हमारा, वो है तीसरा, कॉल्ड पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर क्या है? तो अलोंग विद द मोशन, यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी जो मोशन के साथ चले। ठीक है ना, जैसे वेलोसिटी मान के चलिए, या डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारा क्या है? बी। एक आदमी ए से बी तक जाना चाहता है, तो एरो कैसे बनाएंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए? इस तरीके से। ठीक है, तो उसे चलना किधर पड़ेगा? इसी लाइन पे चलना, अपना वेलोसिटी करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बाय द वे, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो v वेक्टर इसी लाइन पे है हमारा। तो ये क्या है? ये है पोलर वेक्टर, यानी कि हमें a से b तक ही जाना था और हमारा मोशन भी क्या है? a से लेके b के ही अलोंग है, इसे हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। यानी बहुत सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो लाइन, जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, जो दो पॉइंट्स के बीच में इनिशियल और फाइनल पॉइंट को लिंक करेगा डायरेक्टली, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोलेंगे पोलर वेक्टर। फिर आएगा हमारा क्या? एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्या होता है? नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली ये किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। अब ये कब, ये हमारे पास कब लागू होगा ये चीज? तो जैसे कि मान के चलिए कोई चीज रोटेट कर रहा होगा, जैसे पंखा मानते हैं, ठीक है ना, पंखा रोटेट कर रहा होता है ऐसे, ठीक है, या फिर हम इसे इस तरह मान लेते हैं। मान के चलिए ये एक फिक्स पॉइंट है ऐसे, और अगर हम इसे इस तरफ से नीचे खींचेंगे तो क्या होगा? ये, तो अगर ये एक्सिस फिक्स है तो अगर हम नीचे खींचेंगे तो ये क्या होगा? गोल घूमेगा, यानी ये सर्कुलर, ये एक रोटेशनल मोशन के अंदर होगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे केस में इस, अगर मान के चलिए टिप का, अगर हम टेल का बात करें, इस ब्लू कलर वाले से अभी फिलहाल क्या है? इसको नीचे जाना होगा। फिर अगर ये ब्लू वाला पॉइंट इधर आ जाए तो इसे कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ फंक्शन हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी ऐसा वेक्टर जो ऐसे कंडीशंस को लिंक करे उसे हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, जो मोशन के एनालॉग तो नहीं होता है, बशर्ते उससे कोरिलेट करता है इनडायरेक्टली। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल है हमारे लिए? तो हमने थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज में अपना पढ़ा होगा कुछ टर्म, जिसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा। अब एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास? घूर्णन वेग बोल सकते हैं इसे हिंदी में हम लोग। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा? घूर्णन संवेग हो जाएगा। तो क्या है
एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हमने क्या देखा है, यूनिट याद कीजिए। हमारे जनरल लाइफ में जब हम कोई मोटर खरीदते हैं या पंखा खरीदते हैं या फिर ऐसी चीजें कोई खरीदते हैं जो क्या होती है, टर्न करती है, अपने एक्सिस पे गोल घूमती है, तो वो जितना तेज घूमेगा वो उसका आरपीएम में हम लोग उसे नापते हैं ना, आरपीएम, राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार वो राउंड मार सकता है उसे हम बोलते हैं आरपीएम। तो वो एक्चुअली किस चीज की यूनिट है, तो यही एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो ऐसे जो टर्म जो होंगे वो हमारे एक्सियल वेक्टर के को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो समझना काफी आसान है। फ्री वेक्टर समझा हमने, हम लोगों ने लोकलाइज हमने समझा, पोलर मोशन के साथ रहता है और एक्सियल मोशन के साथ डायरेक्टली काम नहीं करता है। हाँ, एक और चीज हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वो था मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये याद होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है, ये अगर करंट का डायरेक्शन है तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो टर्म है वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे देखें तो इस तरफ है, अगर इस तरफ पॉइंट देखें तो मेरी तरफ है, और अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो ये बाहर यानी आपकी तरफ होगा। ये है हमारा करंट। ये डायरेक्शन क्या है, रोटेट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एक्सियल वेक्टर का अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल इन्फ्लुएंस डायरेक्टली तो नहीं है, बट ये प्रॉपर्टीज वाइज इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। तो ये है कॉमन 4 वेक्टर का टाइप, जिससे हम लोगों ने वेक्टर को समझना है कि उस वेक्टर का बिहेवियर कैसा है। जो हमारा 5वां पॉइंट है, एक्चुअली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होगा हमारे वेक्टर के लिए, वो होगा हमारे लिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट का मतलब होता है इकाई, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी इकाई, जिसका मैग्नीट्यूड इकाई हो, उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट का मतलब क्या है, अब मान के चलिए जब हम मार्केट जा रहे होते हैं, तो अगर हमने केला खरीदना है तो हम क्या बोलेंगे, 1 दर्जन केले, 1 डजन ऑफ बनानास। तो जब हम 1 दर्जन बोल रहे होते हैं तो 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, लेकिन है तो वो 1 दर्जन, यानी कहने का जो हमारा यूनिट है वो क्या है, दर्जन है, डजन है। तो वो जो दर्जन है उसके अंदर 12 केले हैं, यानी कि प्रैक्टिकली वो चीज कितनी है, 12 केले हैं, बशर्ते उसे हम डजन के रूप में कितना बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक 10 का नोट है, तो नोट कितने का है, नोट तो 10 का है, लेकिन है कितना, है तो एक ही नोट। तो वो 10 भले ही आ जाए, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज हमको 10 दिखे वो चीज, बट वो 10 है कितने का नोट, वो है 1 का नोट। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर में। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, उसका बिहेवियर 1 का हो सकता है, बट वो मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा 1 दिखे ये कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए। अब मान के चलिए जब मैं 1 कदम लेता हूँ, यानी कि 1 स्टेप चलता हूँ, तो मान के चलिए मैं 1.5 फीट, ठीक है ना, यानी कि 1.5 फुट की लंबाई कवर करता हूँ लेट्स से। तो अगर मैं 10 बार 10 स्टेप चलता हूँ और हर स्टेप में 1.5 फीट चलता हूँ, तो 10 स्टेप के बाद मैं कितना चलूंगा, तो 15 फीट। ठीक है ना, 10 × 1.5। तो मेरा स्टेप कितना था, 10 स्टेप है, लेकिन उस स्टेप में एक स्टेप कितने का है, मेरा 1.5 का है। तो अगर मान के चलिए हमारे पास आंसर 1.5 ही है, तो उसे क्या 1 मान सकते हैं, तो बेशक मान सकते हैं, क्योंकि वो 1 स्टेप के रूप में, ठीक है ना, स्टेप के रूप में वो 1 ही है हमारे पास। तो इकाई का यही मतलब होता है, यानी कि वो डायरेक्टली 1 दिखे ना दिखे, बट वो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका जो संबंध होता है वो 1 से होता है। डेफिनेशन है, द वेक्टर हैविंग यूनिट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को, रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैप का या हेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए, लेट माना कि A इज ए वेक्टर, मान के चलिए A एक वेक्टर है,
ठीक है, तो अगर ए वेक्टर है तो हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर ए वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर देखना है तो हम क्या यूज करेंगे, ए कैप, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए कैप और ए हैट, ठीक है ना, जो टोपी की तरह होता है ना, ये सिंबल टोपी की तरह होगा। तो अगर हम ए पर कैप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यानी उस वेक्टर का भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने एग्जांपल अभी क्या दिया, मान के चलिए मैं ईस्ट की तरफ अगर मैं 2 कदम चलता हूँ, ठीक है, 2 कदम चला मैंने ईस्ट की तरफ, हर कदम पे मैंने 1.5 फीट कवर किया, तो 2 स्टेप 1.5 फीट हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3 फीट। मैंने किधर चला है, हमने इधर चला है, एक स्टेप मेरा कितने का था, 1.5 फीट का था। तो यूनिट वेक्टर कितना आएगा इसका, यूनिट वेक्टर एक स्टेप होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने बोला है 2 स्टेप, तो 2 स्टेप का जो हमारा रिलेशन है जिससे हम उसको पहचान रहे हैं कि वो हाउ मेनी नंबर ऑफ, लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हाट स्टेप्स, कितने कदम चलना है हमें, तो कदम चलना है तो एक कदम कितने का है, 1.5 फीट का। तो टोटल क्या है, टोटल वेक्टर तो होगा हमारा 3 फीट का, लेकिन हमारा यूनिट वेक्टर कितने का आएगा, 1.5 फीट का, ठीक है ना। तो ऐसे काम करता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो ये तो हुआ हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन कि हम कैप से इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यूनिट वेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हमने पता होना चाहिए कि हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कैसा होता है और कैसे काम कर रहा होता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा 3 होता है, हम लोग यानी हम लोग का जो लाइफ है या जो हम लोग का यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, या हम लोग इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, जो उसका रिएक्शन होता है, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, हर वो चीज़ें किस रूप में है, तो वो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में हम उसे जस्टिफाई करते हैं। और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पास 3 एक्सिस होता है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है, तो एक्स एक्सिस है मेरे लिए ये लंबाई, ठीक है। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है मेरे लिए चौड़ाई, सॉरी, एक्स एक्सिस है लंबाई, वाई एक्सिस है हमारे लिए हाइट, ठीक है ना, ऊंचाई, और जेड एक्सिस है हमारे लिए चौड़ाई, लंबाई, लेंथ, हाइट यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई। यानी दुनिया में हर चीजें, इवन हर कुछ जो आप अपने रियल लाइफ में देख रहे होते हैं, उसके पास 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब यानी अगर हम अपने हाथ पे देखें तो ये है हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये है हमारे लिए वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारे सामने की तरफ है हमारे लिए जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के करस्पॉन्डिंग। यानी अगर हम एक एक्सिस को अपना बंद करें तो हमारे पास 2 एक्सिस बचेंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अगर हमारा जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है, यानी कि जो हमारा संसार है, वो 3 डायमेंशनल एक्सिस पे है, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इसे ही एक्स बोलना है, तो एक्स ये भी हो सकता है, वाई ये भी हो सकता है, जेड ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने नाम क्या इसे देना है। जरूरी क्या है, जरूरी है तीनों एक्सिस के बीच का जो म्यूचुअल एंगल होगा वो 90 होना चाहिए, यानी 90 डिग्री, ठीक है ना, और इस दोनों के बीच 90 डिग्री। तो जरूरी है तीनों एक्सिस के बीच का 90 डिग्री का एंगल। ये जरूरी नहीं है कि हम एक्स को एक्स ही नाम दे, वाई को वाई ही दे और जेड को जेड ही दे, ठीक है ना। हम एक्सिस बदल सकते हैं, जैसे भी मन हो हम इसे रोटेट कर सकते हैं। ये एक रोटेटिंग फ्रेम होता है हमारे। फिर भी इन मोर कॉमन सिंपल फॉर्म में ज़्यादातर जिसे बोले कि एडवांटेज जो फॉर्म है हमारा, उसमें ये एक्स, ये वाई और ये हमारे लिए क्या होता है, जेड होता है। अब ये तो हुआ, इसे ही हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस, एक्स वाई जेड यहाँ पे 3 डायमेंशन का काम कर रहा होता है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 डायमेंशनल क्या चीज़ है। तो अगर आप देखेंगे तो अपने आप कॉपी का जो पेज होता है, यानी कि पन्ना,
उसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो देखिए, एक है लंबाई, ओपी का जो फ्रंट होगा, ये है मान के चलिए लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई। लेकिन जब हम कॉपी खरीदने जा रहे होते हैं या बुक्स लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम छू के देखते हैं उसके पेज को कि कैसा पेज है। तो एक्चुअली हम वो छू के क्या चेक कर रहे होते हैं, तो हमने चेक करना होता है कि उसके पेज की मोटाई क्या है। बहुत पतला होगा तो भी अच्छा नहीं है, बहुत मोटा होगा तो भी कंज्यूम करेगा हमारा वॉल्यूम हो। तो क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें चाहिए होती है, तो हम वो छू करके उसकी एक्चुअली में मोटाई भी चेक कर रहे होते हैं। तो दुनिया में कितना भी छोटा चीज क्यों ना हो, उसका जो डायमेंशन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जिसका एक्स वाई जेड भी नाप सकते हैं। इवन हम लोग इलेक्ट्रॉन का भी नापते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का भी एक्स वाई और जेड डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि उसके रेडियस के अराउंड, ठीक है। तो अभी 3 डायमेंशनल एक्सिस में हमने क्या देखना है कि मान के चलिए हमारे पास 3 एक्सिस हैं। ये है एक्स, इसे हम मान लेते हैं वाई, और इसे हम मान लेते हैं जेड, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कैप्स होते हैं हमारे पास। तो इन एक्सिस पे ये नंबर होता है ना 1 2 3 4, मान लीजिए मीटर में बात करें तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ऐसे ही करके तीनों लाइन पर एक्सिस होंगी। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे वो है आई कैप, स्मॉल आई और कैप। वाई एक्सिस के लिए हमने इस्तेमाल करना है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए हमने इस्तेमाल करना है हमेशा के कैप। यानी आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, जे वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, और के वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है ना। यानी ये इस पे इकाई को दिखा रहा होगा, यूनिटी को दिखा रहा होगा कि हाँ कितने यूनिट से हम तीनों कोऑर्डिनेट्स को लिंक करेंगे। आई बात समझ। अब मान के चलते हैं इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए। ये एक डस्टर है हमारे पास, इसका ये लाइन जो है ये है एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन जो है वो है एक्स एक्सिस। ये इसे हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ये जो पट्टी है व्हाइट कलर की जो दिख रही होगी वो है हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये है हमारे लिए वाई एक्सिस, यानी ये जो लाइन है वो है हमारे लिए वाई एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है, तो जेड एक्सिस मान लीजिए हम बाहर की तरफ मानते हैं, ठीक है। तो ये है जेड एक्सिस, ये हम ऐसे ही मान सकते थे कि इसका जो इस व्हाइट लाइन का जो पिछला हिस्सा होगा वो होगा एक्स एक्सिस, यानी ये वाला हिस्सा है एक्स एक्सिस, ये इधर हमने घुमा दिया। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। ये कौन सा जेड एक्सिस है, तो ये इसकी जो चौड़ाई है, ये बोर्ड की, ये डस्टर की चौड़ाई है एक्स, तो ये हमने ऐसे रखा है, ये है मेरा एक्स, ठीक है, ये है मेरा वाई और ये है हमारा जेड। तो मान के चलिए हमें इस पॉइंट के बारे में बात करना है, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, तो हमने इस पॉइंट के बारे में बात करना है, ये पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो मान के चलिए इस बोर्ड, अगर इस डस्टर की लंबाई हम मान के चलते हैं कि ये 7 इंच की है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, लंबाई के रूप में 7 इंच। वाई एक्सिस पे ऊंचाई के रूप में मान के चलिए हम इसे बोल देते हैं 2 इंच, तो यानी ऊंचाई के रूप में ये पॉइंट क्या है 2 इंच, क्योंकि ये पॉइंट इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से जो 0 0 0 होता है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 0 0 और 0 वो है, और एक है हमारे पास जेड एक्सिस यानी कि ये, तो मान के चलिए ये भी हमारे पास 3 इंच मान लेते हैं, 3 इंच है, यानी कि जेड एक्सिस पे ये पॉइंट कितने इंच पे है 3 इंच पे होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक क्यूब बनाएंगे यहाँ पे,
मान के चलिए इस क्लस्टर को रिलेट करने के लिए हमने एक क्यूब बनाया। तो कल्पना कीजिए क्यूब का ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये यही पॉइंट है। जब हमने बात किया था कि अगर हमने इसे 0 0 0 माना था ये वाले इस वाले पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है, वो ये वाली पॉइंट है। ठीक है, दोनों अपोजिट फेज जिसको हम बोलते हैं डायगोनली अपोजिट। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने अपने रूम में देख रहे होंगे, तो कल्पना कीजिए रूम का जो एक कॉर्नर होगा हमारा, ठीक है ना, जैसे ये इस तरफ का जो कॉर्नर होगा हमारा, उस कॉर्नर को आप 0 0 0 ले लीजिए और आपकी जो कमरे की लंबाई होगी उसे एक्स एक्सिस ले लीजिए, ऊंचाई होगी उसे वाई एक्सिस ले लीजिए और सामने की तरफ ये जो होगी वो जेड एक्सिस ले लीजिए। ठीक है, और अपने रूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो कहीं भी हो उसे ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मान के चलिए वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, तो मेरा बोर्ड कहाँ है, तो ये जो बोर्ड है वो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है। एक्स मान के चलिए ये एक्स के रूप में है हमारे पास और ये लाइन वाई के रूप में है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस चौक की बात करूँ, अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसे, तो ये एक्स एक्सिस क्या है, तो जैसे मान के चलिए ये रूम का मेरा कॉर्नर है, ठीक ना, तो ये रूम का कॉर्नर है और मैं इसे देखना चाहता हूँ, इस पॉइंट को, इस वाइट वाले पार्ट को। तो ये वाइट वाला पार्ट यहाँ पे है, मैंने यहाँ एक दूरी रखा है, तो एक्स एक्सिस पे एक सर्टेन दूरी पे है, ये एक एक्स एक्सिस पे है और हाइट देखिए अगर मेरा, तो हाइट कुछ यहाँ पे है। ठीक है, और जेड एक्सिस पे चौड़ाई देखिए, तो ऐसे में किसी खास डिस्टेंस पे है, ऐसे ये एक डिस्टेंस है जेड एक्सिस का, तो एक्स के लिए ये डिफाइन होगा, तो इसकी हाइट एक्स पे कुछ यहाँ पे होगी, वाई पे मान के चलिए कुछ ये हाइट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, और ये होगी हमारी जेड एक्सिस में। तो कुछ दूरी तो होगी ना, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक समथिंग मान लेते हैं हम लोग 6 इंच, ये मान लेते हैं हम लोग 5 इंच, और इस हाइट को चूंकि हमने इतना ये जो लेंथ नापा था तो वो समथिंग 10 इंच के आसपास मान लेते हैं हम लोग। तो 10 इंच है जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्यूब बना लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। तो ये मेरा वो वाइट वाला पोर्शन था चौक का, जो कि जेड एक्सिस पे 10 इंच चौड़ा था, 10 इंच चौड़ा, 6 इंच लंबा और 5 इंच ऊंचाई के साथ था ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, अब अगर ये वाले पॉइंट में ये चौक है जो मैंने यहाँ बनाया है, तो इस 0 0 0 कोऑर्डिनेट एक्सिस से कैसे नापेंगे, ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक वेक्टर हो सकता है हमारे लिए, तो ये क्या है हमारे लिए, ये एक वेक्टर हो सकता है जो इन दोनों चीजों को, दोनों पॉइंट्स को अटैच करेगा। अब है मान के चलिए उस वेक्टर को हम क्या माने, तो चलिए उस वेक्टर को हम मान लेते हैं ए, ये ओ मान लेते हैं, इसे ए पोजीशन मान लेते हैं, इसलिए इसका नाम लेंगे, इसका नाम हम लोग लेंगे ए वेक्टर की तरह। अब ए वेक्टर जो पॉइंट है वो 3 डायमेंशनल रेंज में है, 3 डायमेंशनल रेंज में जिसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है, तो मान के चलते हैं हम, वो है अल्फा। तो वाई एक्सिस से कितना एंगल पे है, तो हम लोग मान लेते हैं इसे गामा। चलिए 0 0 0 याद रखेंगे कि यहाँ पे 0 0 0 था, और ये जो है हमारा इसे सॉरी गामा नहीं बीटा, वाई एक्सिस से जो मानेंगे वो मान लेते हैं लोग बीटा, और जेड एक्सिस जो एंगल है वो हम लोग मान लेते हैं गामा। ठीक है, तो ये 3 एंगल है जो बस एक पॉइंट को दिखाने के लिए है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट था हमारा, ये है 0 0 0 और ये लाइन हमने नापा ऐसे, ये वो ए वेक्टर है, तो ये एक्स एक्सिस से भी कुछ एंगल पे है, कुछ एंगल आप लोगों को वाई एक्सिस से भी दिख रहा होगा और कुछ एंगल आप लोगों को जेड एक्सिस से भी दिख रहा होगा। तो ये तीनों एंगल है अल्फा, बीटा और गामा। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए को। ठीक है ना, तो ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं एक्स, फिर लिखते हैं वाई और फिर लिखते हैं जेड।
यानी x की दूरी, फिर y की दूरी, कॉमा z की दूरी, जो हम लोगों ने माना था शायद 6 इंच, ठीक है, और ये हमने माना था शायद 4 इंच, और ये माना था हमने सर 10 इंच। तो क्या लिखते हैं हम, लिखते 6, 4 और 10 ऐसे। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इस पॉइंट, इस तरीके को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के रूप में हम वो लिख रहे होते हैं, ठीक है। अल्फा क्या है, ए वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल, बीटा क्या है ए वेक्टर का वाई एक्सिस से एंगल, और गामा क्या है जेड वेक्टर से जेड एक्सिस से ए वेक्टर के बीच का एंगल। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए ना, अगर मान के चलिए हम पहले ए वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर कैसे लिखते हैं, हम ए वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर को लिखने का 3 डायमेंशनल टेक्निक होगा। एक्स के साथ आई कैप, चूंकि आई कैप क्या है एक्स के लिए यूनिट वेक्टर है, वाई के लिए जे कैप क्या है वाई के लिए यूनिट वेक्टर है, और के कैप जेड के साथ है के कैप जेड, के कैप क्या है जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर। जैसे अगर हमने क्या माना था 6, 4 और 10, तो हम क्या लिखते हैं 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 10 के कैप। यूनिट कौन सा था हमारा, फीट में, इंचेस में हमने नापा था, तो इंचेस। तो इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि 6 फीट किस एक्सिस पे है, तो आई कैप होने से क्या पता चलेगा कि एक्स एक्सिस पे है। जे कैप 4 इंच कहाँ पे पता चलेगा, जे कैप पर, जे कैप किसके लिए है वाई एक्सिस के लिए है, और 10 क्या है जेड एक्सिस के लिए है, तो के कैप के लिए, के कैप क्या दिखा रहा होगा जेड एक्सिस। तो रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है कैप, यानी कि कैप हमारा एक्स वाई और जेड में डिफरेंशिएट करता है कि किस एक्सिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो द यूनिट वेक्टर कितना होगा, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग ए कैप। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बाई ए, क्वाइट सिंपल, ए वेक्टर बाई ए। अब ए वेक्टर बाई ए लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान के चलिए हम अगर ए वेक्टर लिखते हैं तो डायरेक्शन लिख रहे होते हैं, तो मान के चलिए हम लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 5 मीटर ईस्ट, ठीक है। और जब हम बात करेंगे केवल ए की, तो ए तो क्या है, तो मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर पे नहीं है तो वो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितनी है इसकी 5 मीटर। तो हमने क्या काटना है 5 से 5, मीटर से मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास केवल ईस्ट। 5 मीटर बाई 5 मीटर क्या आएगा 1, और ईस्ट 1 क्या है, 1 है यूनिट, मैग्नीट्यूड में 1, और ईस्ट क्या है डायरेक्शन, यानी कि ये क्या थी, ये था ए हमारे लिए, ये था ए, ये है ए वेक्टर 5 मीटर ईस्ट, ए है हमारे पास, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना ए कैप। 1 ईस्ट, 1 है यूनिट, और ईस्ट यानी डायरेक्शन के आने से पता चल रहा है कि वो वेक्टर है हमारे लिए, इसलिए इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। अब जब हमें यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब करना है, तो अब ए वेक्टर तो सीख लिया हमने कि ए वेक्टर कैसे लिखते हैं। ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्मेट में। अगर मान के चलिए z अवेलेबल नहीं है तो z को 0 कर देंगे हम लोग, अगर y अवेलेबल नहीं है तो y को 0 कर देंगे। अब है a वेक्टर कितना होगा, a वेक्टर हमने क्या लिखा है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। अब a क्या होगा, यानी a इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर हुआ ये और उसका मैग्नीट्यूड हुआ ये। तो ऐसे याद करते हैं, ऐसे याद कीजिए, आपने 9th या 10th क्लास में बनाया होगा न्यूमेरिकल, एक रूम में रखे हुए सबसे लंबे रॉड, ठीक है ना, का लेंथ कितना होता है। मान के चलिए एक रूम ही तो है, ये आप डायगोनली अपोजिट एक रॉड है जो कि सबसे लंबा रॉड होगा इस रूम का। तो हमने क्या देखा था रूट अंडर एल स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और वही है हमारे पास लंबाई का स्क्वायर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला में जस्टिफाई होता है हमारे पास। तो ये है हमारे लिए क्या, यूनिट वेक्टर। तो ये है हमारे लिए यूनिट वेक्टर का कंडीशन। अब इसी में एक और चीज को हमें डिफाइन करना है, वो है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। आइए डिस्कस करते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है हमारे लिए। मान के चलिए ए कैप इज इक्वल टू, हमने इस तीनों पार्ट को स्प्लिट कर देना है, यानी एलसीएम के फॉर्मेट में ये तीन पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप में। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग किसी एक्सिस के लिए अगर हम नोटिफाई करें, ठीक है, वो ये पॉइंट था हमारा कौन सा, जिसे हम नाम लिया है ए वेक्टर, ये एंगल क्या है, अल्फा। अब इसे जस्टिफाई करना है थोड़ा हमें। मान के चलिए ये 0 0 0 था, ये पॉइंट मैक्सिमम क्या है x, ये पॉइंट मैक्सिमम क्या है y, ये पॉइंट मैक्सिमम क्या है z, ये क्या है 0 0 0। अब हम बात करते हैं अपने प्लेन्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमने सीक्वेंस देखा बनाने का ये, तो ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, यानी x और y पे बना हुआ प्लेन, इसलिए इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये है हमारा वाई जेड प्लेन, चूंकि वाई और जेड पे बना है मेरा, और ये है हमारे लिए एक्स जेड प्लेन, चूंकि एक्स और जेड एक्सिस पे बना है। तीन प्लेन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर हम अपने रूम की कल्पना करें, तो इस दीवार, ये कौन सी दीवार है, एक्स वाई प्लेन, तो इसके सामने भी एक दीवार होती है, ये भी एक्स वाई प्लेन होगी। फिर ये जो हमारी दीवार होगी इधर की, इस तरफ की, इधर वाली, वो कौन सी है, वह है हमारे पास वाई जेड। तो इसके सामने जो ये दीवार होगी, ठीक है ना, इस दीवार के सामने जो ये दीवार होगी, ये भी क्या है, वाई जेड प्लेन, और ये हमारे लिए क्या, एक्स जेड प्लेन, ये जिसे हम फर्श बोलते हैं, जो हमारा प्लेन और लेवल होता है वो। तो रूफ होगा जो हमारा, वो क्या होगा, वो भी होगा हमारा एक्स जेड प्लेन। ठीक है, यानी ये प्लेन और ये प्लेन को हम क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। तो मान के चलिए इसी प्लेन पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो आप कल्पना कीजिएगा इस एंगल के बारे में कि ये एंगल कितनी होगी हमारी, ये वाली। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक रूम है, ये 0 0 0 वाला कॉर्नर है, और ये है वो पॉइंट वाला। ठीक है, मैक्सिमम जो हमने यहाँ पे ए कंसीडर किया था। अब देखिए ये कौन सा प्लेन है हमारा, ये मेरा जो हाथ का ये जो है तल, वो कौन सा है हमारा लेवल, वो है एक्स वाई। ये है हमारा क्या, वाई जेड, और ये क्या है हमारा एक्स जेड, ये वाला। तो ये वाई जेड है, तो ये भी क्या है हमारे लिए वाई जेड। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सी है, 0 0 0, और ये पॉइंट कौन सी है, ये वाली पॉइंट एक्स वाई और जेड। ठीक है, देख लीजिए। तो इस पॉइंट से, यानी मेरे इस पॉइंट से, इस 0 0 0 से ये जो लेंथ है वो ए वेक्टर। अब इस प्लेन को देखिए आप, एक्स एक्सिस कौन सा है मेरा, ये एक्स एक्सिस कौन सा है मेरा, ये प्लेन कौन सा है मेरा, ये है प्लेन वाई जेड। अब वाई जेड पे हमने क्या किया, एक लाइन बनाया, वाई जेड पे हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन बनाया, ये लाइन वाई जेड पे है, और ये है हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये है हमारे लिए एक्स एक्सिस, ऐसे। तो दोनों के बीच का एंगल आप देखिए कितना दिख रहा है आपको, यानी ये लाइन को अगर मैं ऐसे रखूं और एक्स एक्सिस को मैं ऐसे रखूं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, देख लीजिए 90 डिग्री है। बेसिकली वो क्या है, 90 डिग्री। तो ये शायद थ्री डायमेंशनल व्यू होने की वजह से पता ना चले, बट ये बेसिकली क्या है, ये है हमारे लिए 90 डिग्री।
यानी अगर हम इसे कॉमन ट्रायंगल के फॉर्म में बना ले तो ये कुछ इस तरीके की लाइन है। ये है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक लाइन है ए वेक्टर की जिसे हम सीधा मैग्नीट्यूड के रूप में हम ए लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर हम x मान ले तो ये है 0 और ये है x, ठीक है ना, तो ये है x। अब a का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ठीक है। तो अगर ये अगर है हमारा x एक्सिस के लिए अल्फा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा इज इक्वल टू b बाई x, तो b है x और h क्या है हमारे पास a, यानी कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि a कैप इसे हम क्या लिख सकते हैं cos अल्फा i कैप, y बाई इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे सिमिलरली, तो बीटा के लिए लिख सकते हैं, यानी y एक्सिस पे j कैप में, और सेम इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग गामा के लिए, ठीक है। तो ये 3 एक्सिस है जो 3 डायमेंशनल एक्सिस से हमने लिखा है। cos अल्फा का एक और हम लोग सेकेंड नेम जो है इसका l हम लोग मानते हैं, तो l i कैप, ध्यान है आई कैप को तो रखना है ना, क्योंकि cos थीटा में cos अल्फा के लिए सेकंड नेम क्या है l, cos थीटा के लिए नाम होगा स्मॉल m j कैप, प्लस cos गामा के लिए नेम क्या होगा m k, यानी हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो l m और n को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन के नाम से। ये है डायरेक्शन कोसाइन, और एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है, ये है हमारा डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि ये cos के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए नाम है डायरेक्शन कोसाइन, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू l इज इक्वल टू क्या है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, cos बीटा इज इक्वल टू क्या है m, वो होगा y बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और cos गामा इज इक्वल टू m z बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, ठीक है। तो इसे हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अगर मान के चलिए हमें अल्फा यानी केवल एंगल लिखना होगा तो काफी इजी रूल है, बशर्ते हमने इससे पहले कभी लिखा नहीं है इसलिए एक बार हम ट्राई करेंगे इस चीज को लिखने का। अगर हमने अल्फा लिखना है केवल अल्फा, तो cos को हम इधर लाएंगे, ठीक है ना, cos को शिफ्ट करेंगे इक्वलिटी के इस तरफ, तो तब हम उसे लिखते हैं cos इनवर्स। क्या लिखते हैं, cos इनवर्स। तो cos को जब हम शिफ्ट करते हैं तो उसे क्या लिखेंगे, cos इनवर्स। तो cos इधर शिफ्ट होके क्या होगा, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर बीटा के लिए क्या लिखेंगे हम, cos को उधर लाएंगे तो cos इनवर्स, ऊपर होगा y, फिर नीचे सेम है। फिर अगर गामा के लिए जस्टिफाई करना होगा तो cos इनवर्स, और ऊपर होगा z और नीचे होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मोड कॉमन बहुत सिंपल है ये। जैसे हमने आपको 10 सीखा था कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, tan 90 डिग्री में लिखना होता था, ठीक है। और हमने सीखा है कि हमें साइन से काटना नहीं होता था, बस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आंसर लिखते थे। एक्चुअली क्यों लिखते थे, तो जब हम साइन को ट्रांसपोज करेंगे उधर तो आएगा साइन इनवर्स, माइनस पावर 1 को हम इनवर्स बोलते हैं, साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री। अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को क्रॉस आउट करेगा, कैंसिल करेगा, बचेगा कितना, केवल 90 डिग्री। इसी वजह से हम लोग 10th क्लास तक में हम इनवर्स वाले रूप से जस्टिफाई नहीं थे, इस वजह से उसे देखते नहीं थे हम लोग। अब जैसे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या है, यानी कि साइन 1 के लिए किस पे वैल्यूएबल है, तो 90 डिग्री है, इसलिए 90 आंसर हो जाता है इसका। लेकिन मान के चलिए जिस वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमें नहीं याद होगा तब क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान के चलिए 1/3। अब साइन का 1/3 तो याद नहीं है हम लोग को, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 लिख के आंसर यहीं पे क्विट करेंगे।
उसी तरीके से अगर cos में होगा तो cos इनवर्स 1/3 में पुट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि ये cos वाले सेगमेंट में आएगा हमारा। तो यही होगा ओवरऑल हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। अब आइए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग ए, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। k कैप सिंपल है, यानी कि इसके आगे क्या लिखा होगा 1 लिखा होगा हमारा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो 2,2,1 मीटर के रेशियो में दिया होगा, ठीक है। याद रखेंगे यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड कोई उसका यूनिट नहीं होता है, यानी कि ना मीटर ना केजी ना कुछ भी। वैसे तो केजी स्केलर क्वांटिटी, ना मीटर पर सेकंड कुछ भी यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी भी यूनिट का। तो मान के चलिए डायरेक्शन रेशियो दिया है a 2 to 1, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? तो a को लिखेंगे a वेक्टर 2i कैप, पहला वर्ड होगा i कैप के लिए, दूसरा वर्ड होगा j कैप के लिए, तीसरा होगा हमारा k कैप के लिए, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के लिए। तो हमारे पास a कैप क्या होगा? a कैप इज इक्वल टू होगा a वेक्टर बाय a। हमने फार्मूला देखा था अभी, क्या था? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड था का, तो क्या होगा a कैप इज इक्वल टू x की जगह क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप 1 में, तो नीचे क्या आएगा x के जगह पे तो केवल 2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस y के जगह पे क्या है 2। अब मान के चलिए ये माइनस भी अगर यहाँ पे होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं, यहाँ क्या करते हैं माइनस लिखेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर -2 का होल स्क्वायर है तो वो प्लस में ही आना है आंसर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास a कैप 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, -2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 होगा 1, तो 4 + 1 9, तो 9 को ग्रुप से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3, यानी a कैप इज इक्वल टू, ये है हमारा आंसर यूनिट वेक्टर का। अगर हम इसे स्प्लिटेड फॉर्म में अगर हम लोग लिखे तो लिखेंगे 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। अब अगर इस तरीके से अगर हम नॉमिनेट करके देखें, यानी जब कैप होता है तो i के पहले वाला l होता है, j के पहले वाला m होता है, k के पहले वाला n होता है, तो हम इसे यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा आंसर कि l जो है वो कितना है 2/3, m है, ऐसे यूनिट वेक्टर यही था, यूनिट वेक्टर का आंसर ये है। और ये देखिए 1 नहीं दिख रहा है हमें, ये 1 कहीं से भी दिखने में नहीं लग रहा है, बट ये यूनिट वेक्टर है a कैप, ठीक है ना। l हो गया, ये m हो गया -2/3 और n है हमारा क्या 1/3, ठीक है। काफी आसानी से हमने लिख लिया यहाँ से इधर। अब अगर हमने एंगल निकालना है, मान के चलिए हमने अल्फा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो cos अल्फा को एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ते हैं l के रूप में देखते हैं ना। l इज इक्वल टू कितना है 2/3, यानी cos अल्फा क्या होगा हमारे लिए 2/3। तो cos को अगर हम उधर ले चलेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 2/3। क्यों? क्योंकि cos का 2/3 किस एंगल के लिए वैल्यू होता है हमें नहीं पता ये चीज, ठीक है ना। तो हम इसको इतना ही आंसर के रूप में छोड़ सकते हैं। अगर हम दूसरा लिखे cos बीटा किसे बोलते हैं हम m के लिए, m क्या है -2/3, m क्या है -2/3, तब हम बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे cos इनवर्स -2/3, क्योंकि जो है वो लिखना पड़ेगा, इधर तो cos इनवर्स होगा ना, cos शिफ्ट करने से cos इनवर्स की वैल्यू आएगी। उसी तरह गामा के लिए अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे cos इनवर्स, और गामा के लिए वैल्यू कौन सी थी हमारे लिए n में 1/3, तो 1/3 आंसर हो गया।
हाँ, जिन वैल्यूज का हमें एंगल पता होगा वहां पे हम एंगल के रूप में इसका आंसर कर सकते हैं। तो यही है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं अपना कंडीशन बनाने के लिए। होप आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा यूनिट वेक्टर। और भी कई पार्ट हैं वेक्टर के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे इंक्लूड करेंगे। सभी बच्चों से फिर आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी। और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करने से वो बच्चे जिन्हें नहीं पता है कि अभी क्या करना है या फिर कैसे पढ़ना है, उन बच्चों को हेल्प होगी पढ़ने से और वो भी लाभान्वित हो पाएंगे। थैंक यू।